चलिए, तो अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे थे, नेमिंग। अभी ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे। जैसे 11th में भी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वैसे 12th में भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीटली खत्म करके तब दूसरे पार्ट को चालू करेंगे। अभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 12th में 5 चैप्टर पढ़ना है आपको। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। देन चैप्टर है इसमें सॉल्यूशन, यानी इसका हिंदी है विलयन। थर्ड चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग रेडॉक्स में इसका 50% खत्म कर चुके हैं। टाइट्रेशन वगैरह सेम क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका हिंदी है विद्युत या वैद्युत रसायन, विद्युत रसायन। और फोर्थ जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी इसका हिंदी है, रासायनिक बल गतिकी। और जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ यहां पे लिख देता हूं, ये है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, यानी क्या बोलते हैं, पृष्ठीय, पृष्ठीय रसायन या ऐसा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन चालू करते हैं। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ ऐसे बेसिक्स है जो सॉलिड स्टेट में यूज होगा, और जो सीबीएसई बोर्ड से है तो पिछले साल उनको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना था, तो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे और बाद में हम लोग सॉलिड स्टेट पे आएंगे। तो चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी होता है विलयन। ये विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इससे पहले आपको मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर, जिसका हिंदी होता है मिश्रण, तब आपको समझेगा कि हाँ ये सॉल्यूशन क्या है। तभी देखिए मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा या 4, आप उसको ध्यान से देखिए और बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे 5 ग्राम शुगर जो है 50 ग्राम H2O में मिला है, एक सॉल्यूशन है। दूसरा 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम H2O में मिला है, ये एक है सॉल्यूशन। और तीसरा 5 ग्राम ग्लूकोज जो है 50 ग्राम H2O में है। और फोर्थ जो है मान लीजिए 5 ग्राम सैंड है और 50 ग्राम H2O है। अब देखिए, या एक और लिख लीजिए, 5 ग्राम यूरिया, यूरिया नहीं, 5 ग्राम आप ले लीजिए स्टोन या Fe ले लीजिए और 50 ग्राम H2O ले लीजिए। तो आप मेरे को बताइए, ये जो फर्स्ट जो केस है तो उसमें शुगर तो है H2O में डिजल्व हो जाएगा। सेकेंड वाला केस 5 ग्राम NaCl भी H2O में डिजल्व हो जाएगा। थर्ड केस 5 ग्राम ग्लूकोज भी डिजल्व हो जाएगा। लेकिन जो जो फोर्थ और फिफ्थ केस है, ये 5 ग्राम सैंड और 5 ग्राम स्टोन, ये तो H2O में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये जो डिजॉल्व हो जाता है, तो ये तीनों जो है ये भी मिक्सचर है और ये दोनों भी मिक्सचर है, लेकिन इसमें डिजॉल्व हो जा रहा है तो इसका नाम है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका हिंदी होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इसका हिंदी है। और इस केस में क्या है, सैंड नहीं डिजल्व होगा, स्टोन भी नहीं डिजल्व होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसका हिंदी है बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, ये दोनों मिश्रण है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो समांगी मिश्रण होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर केवल होमोजीनियस मिक्सचर ही पढ़ने वाले हैं, हेट्रोजीनियस का डिस्कशन नहीं आने वाला है। और ये मिक्सचर या सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट किसी भी अनुपात में मिक्स होता है, इधर रेशो फिक्स नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपने 5 ग्राम NaCl लिया और 50 ग्राम H2O लिया, तब भी आप इसको सॉल्यूशन कहेंगे। कोई बोलेगा नहीं, हम तो 6 ग्राम NaCl ले लेते हैं और 50 ग्राम H2O ले रहे हैं, तो इसको भी सॉल्यूशन कहेंगे। कोई बोलेगा नहीं, 7 ग्राम NaCl ले लो और 50 ग्राम H2O ले लो, तो इसको भी सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन में जो होता है उसमें रेशो फिक्स नहीं होता है, या मिक्सचर में। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट किसी भी अनुपात में मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। करेक्ट ना? यानी व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट आर मिक्स इन एनी रेशो। तो मैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख देता हूं, ये डेफिनेशन सेम है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे या आप मिक्सचर का डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों डेफिनेशन सेम है। व्हेन टू और more than two components are mixed in any ratio form solution। यानी हाँ, कंपोनेंट जो होंगे वो कौन से होंगे? कंपोनेंट होंगे जो, मतलब कंपोनेंट का बात हो रहा है यहाँ पे। नहीं समझा। सॉलिड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, कोई भी दो कंपोनेंट हो सकता है। अगर वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स हो गया है और मिक्स होने के बाद हमको पता नहीं चलता है कि कौन किधर सोल्यूट ज्यादा है या कम, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन है। जैसे अगर आपने 5 ग्राम मान लीजिए आटा ले लिया और 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर ले लिया, दोनों को मिक्स करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट किधर है और आटा किधर है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन ही कहलाएगा। आप स्टेनलेस स्टील में कितने कंपोनेंट होते हैं, उसमें लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, उसके बाद आपको पता चलता है क्या कि कौन सा कंपोनेंट किधर है? ये तो मिक्सचर नहीं है। हाँ, वो मिक्सचर है, लेकिन होमो अगर ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है तो सॉल्यूशन ही तो कहलाएगा ना। होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। मैं बताता हूं, रुकिए 1 मिनट। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट किसी भी अनुपात में मिलता है, किसी भी अनुपात में मिलता है तो विलयन बनता है, या बोल सकते सॉल्यूशन बनता है या सॉल्यूशन होता है। देखिए अभी ध्यान से इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विलयन जो होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। यानी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ये 5 ग्राम शुगर को अगर हम लोग पानी में डाल देंगे, उसके अगर ये घुल गया तो पता चलेगा क्या किधर शुगर ज्यादा है किधर शुगर कम? नहीं पता चलेगा। तो ये समांगी है, यानी होमोजीनियस है। हिंदी में बहुत अच्छा है, समांगी, यानी सारे जो कंटेनर है उसमें शुगर पार्टिकल इक्वली रूप से प्रेजेंट रहेगा। आप ये नहीं बताएंगे कहां पे ज्यादा है या कहां पे कम। ठीक है?
अब देखिए एक दूसरा बात यहाँ पे ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से। अगर हमने शुगर को पानी में डाल दिया तो ये भी सोल्यूशन है। शुगर को पानी में डाल दिया, थोड़ा चीनी डाल देंगे तभी ये सोल्यूशन है। लेकिन पहले में 2 कंपोनेंट था, अभी ये 3 कंपोनेंट हो गया। करेक्ट। अभी शुगर जैसे पहले वाले में शुगर है और H2O है, तो इसको भी हम सोल्यूशन कहेंगे। अगर शुगर है, H2O है, आपने थोड़ा इसमें नमक भी डाल दिया तो इसमें 3 कंपोनेंट हो गया, लेकिन ये भी सोल्यूशन है। कोई बोलेगा शुगर ले लो, H2O ले लो, नमक ले लो, थोड़ा लेमन भी डाल दो, तो ये भी तो सोल्यूशन है। लेकिन इसमें 4 कंपोनेंट है, तो ये 4 कंपोनेंट के बारे में 12th में नहीं पढ़ना है, 3 कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही कंपोनेंट के ही बारे में पढ़ना है। तो 2 कंपोनेंट हो तो बाई का मतलब होता है 2, तो हम लोग को 12th में केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ओनली 2 कंपोनेंट। समझ गए? केवल 2 ही कंपोनेंट रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सुनिए ये 2 कंपोनेंट को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है। तो सॉल्यूशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कम होता है, दूसरा ज्यादा। जो कम है उसको सोल्यूट कहा जाता है, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। सोल्यूट को हिंदी में विलय कहा जाता है, सॉल्वेंट को विलायक कहा जाता है। जो सोल्यूट होता है वो कम होता है, यानी ये लेस अमाउंट में रहेगा, और ये मोर अमाउंट में रहेगा, मोर अमाउंट, यानी ये ज्यादा रहेगा। तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम है लेस अमाउंट में वो सोल्यूट कहलाएगा। इसका एक और भी नाम है, सोल्यूट को हम लोग फेज कहते हैं, फेज, और इस सॉल्वेंट को हम लोग मीडियम कहते हैं, मीडियम। तो जो कम है वो फेज, जो ज्यादा है वो मीडियम। तो अब देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 ग्राम NaCl लिया और 50 ग्राम H2O लिया, तो इसमें सोल्यूट कौन सा होगा? NaCl। और ये H2O क्या कहलाएगा आपका? सॉल्वेंट। कोई बोलेगा हमेशा ऐसा थोड़े होगा कि H2O ही ज्यादा होगा। नहीं, आप क्या कीजिए, आप 50 ग्राम NaCl ले लीजिए और 5 ग्राम H2O कर दीजिए। अब सॉल्वेंट कौन सा हो गया? NaCl जो है आपका सॉल्वेंट हो गया, और ये जो H2O है आपका सोल्यूट हो गया, क्योंकि ये कम है। फेज कौन सा है ऐसा नहीं सोचने का। जनरली हम लोग सोचते हैं सोल्यूशन का मतलब सॉलिड लिक्विड में घुला होगा, ऐसा नहीं है। वो 2 केस कोई भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। तो जैसे देखिए अभी इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे उसका। तो हमको पता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें 2 पार्ट रहेगा, एक सोल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। करेक्ट ना? ये हुआ है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है। अगर हमको सोल्यूट निकालना है, फर्स्ट पार्ट इसका रिपीट होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। अगर हमको सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो ये हमको याद रखना है, इसमें यूज आएगा। अभी ये सोल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन फेज और अमाउंट सॉल्यूशन के 9 टाइप्स है। यानी अगर हम लिखे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे 2-3 वैरायटी ऑफ टाइप्स का सब डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, उसमें फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस के, एंड अमाउंट, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जैसे यहाँ पे सोल्यूट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लिख रहे हैं,
और इधर एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। अब देखिए जैसे ये सॉलिड हो गया आपका, सॉलिड जो है सोल्यूट है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्टील। एक्चुअली अगर बाइनरी देखेंगे तो बाइनरी तो नहीं है, तो आप बाइनरी बोल सकते हैं। मान लीजिए NaCl इन KCl, NaCl भी सॉलिड है, KCl भी सॉलिड है। तो अगर एक ज्यादा है दूसरा कम तो क्या हो गया? सॉलिड सॉलिड हो गया। करेक्ट ना? यस सर। अगर मान लीजिए ये सॉलिड है जो कम है, इधर सॉलिड लिखे है। सॉल्वेंट मान लीजिए अगर आपने लिक्विड ले लिया, लिक्विड ज्यादा है सॉलिड कम है, तो इसका किसका एग्जांपल हो गया? शुगर सॉल्यूशन। क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में हम लोग पानी ज्यादा लेते हैं और सॉलिड कम लेते हैं, है या नहीं? यस सर। एक केस हो जाएगा कि ये सॉलिड तो लिया लेकिन इधर गैस ले लिया, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है, इसका एग्जांपल बता सकते हैं आप? सोचे लो। हाँ, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है। केक। फुल जा। तो केक में सॉलिड ज्यादा होता है, गैस कम होता है। एयर, जैसे डस्ट है ना, गैस ज्यादा बनाना है तो डस्ट इन एयर हम लोग कह सकते हैं, डस्ट इन एयर। करेक्ट ना? हवा में धूलकण। तो ये पहला टाइप हो गया। अभी दूसरा टाइप, मान लीजिए इधर हमने सॉलिड ले लिया लेकिन इधर लिक्विड लिया। एक सेकेंड, इधर लिक्विड लीजिए, इधर लिक्विड ले रहा है, इधर सॉलिड ले रहा है, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे सॉलिड ज्यादा होता है लिक्विड कम? अंडा। अंडा में अगर आप उसको इनिशियल फेज में देखेंगे तो सब लिक्विड दिखेगा। हाँ आटा गूंथते हैं तब। हाँ, आटा गूंथते वही होगा, चाहे टूथपेस्ट बने बनाया हुआ। टूथपेस्ट, आम। नहीं सॉलिड है, सॉलिड। हाँ, वो जूसी फॉर्म में है, लेकिन देखा हुआ सुना हुआ है टूथपेस्ट उसका आपको। सॉलिड दिखाएगा। हाँ, अभी वो डिपेंडिंग अभी वो डिपेंडिंग अपॉन है, कोई बोलेगा नहीं हम आम को घुला देंगे। अब देखिए दूसरा, इधर लिक्विड है लेकिन इधर आपने लिक्विड लिया, लिक्विड लिक्विड, तो हम बोल सकते हैं लेमन इन H2O। लेमन इन H2O, दोनों लिक्विड स्टेट में है। अभी एक एग्जांपल इधर फिर से लिक्विड लेते हैं लेकिन गैस, गैस ज्यादा हो लिक्विड कम, ऐसा एग्जांपल? स्प्राइट। नहीं ना, उसमें लिक्विड ज्यादा होता है गैस कम। वाटर वेपर। हाँ, बोल सकते हैं वाटर वेपर इन एयर। एक सेकेंड, वाटर वेपर इन एयर लेंगे तो दोनों तो यही हो जाएगा ना। आप गैस को ज्यादा करना है लिक्विड को कम, आप बोल सकते हैं मॉइस्चर। आप बोले लिक्विड अधिक है गैस कम। हाँ, लिक्विड कम है, लिक्विड सॉलिड है और गैस ज्यादा है तो मॉइस्चर हो जाएगा। आप देखिए, और अब इधर गैस कीजिए, गैस और सॉलिड, सॉलिड ज्यादा हो गैस कम, ऐसा एग्जांपल? फोम सीट, सॉलिड फोम आता है ना बेड बनाने वाला, या टेनिस बॉल, टेनिस बॉल के अंदर भी तो गैस होता है ना। अभी एक मान लीजिए गैस है लिक्विड है, अब बताइए लिक्विड ज्यादा हो गैस कम, ऐसा एग्जांपल? अब इसको बोल सकते हैं आप स्प्राइट या कोको कोला, पेप्सी। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, गैस और गैस ये हो जाएगा। मान लीजिए O2 इन H2O, O2 इन N2, दो गैस, एयर ले लेंगे तो उसमें बहुत सारा है। हाँ, ले लीजिए ना, CO2 इन O2, मतलब O2 में CO2 मिला हुआ है, ये दो कंपोनेंट हो गया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन स्टेट के बेसिस पे 9 डिफरेंट सॉल्यूशन है, जो आपको मैं इस चैप्टर से, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, इसको अलग तरीके से हमको लेके आना पड़ेगा क्योंकि वहां से हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ओपन नहीं होगा।
इसको ओपन विथ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसके एग्जाम्पल, ये 9 डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो इसको एज इट इज मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड, ये एक्चुअली क्या है, मैं हम लोग अपने मन से एग्जांपल लिख लिए है, इसमें दिया हुआ है। तो नीचे देखिए सॉलिड सॉलिड, हम लोग के जो उल्टा केस है इसमें सॉलिड सॉलिड, तो कॉपर डिजल्व इन गोल्ड, मतलब गोल्ड है और कॉपर है, दोनों सॉलिड स्टेट में है। सेकेंड, लिक्विड कम है, देखिए सोल्यूट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड दिया हुआ है और ये सॉल्वेंट है, तो लिक्विड कम है और सॉलिड ज्यादा है, तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम दे रहा है। मैं आपको समझा रहा, तो सोडियम जो है मेटल है, Na जो है वो मेटल है, और Hg जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो सोडियम के सरफेस पे लिक्विड आ जाता है, तो लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा, तो एग्जांपल हो गया कि लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा। देन है गैस कम है सॉलिड ज्यादा है, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब अगर Pt ले लेंगे और H2 ले लेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या कहलाएगा, गैस कम सॉलिड ज्यादा। समझ रहे क्या? सर जो सॉल्वेंट हो गया वो मतलब ज्यादा, सॉल्वेंट हो गया तो वो निश्चित है कि बेसी होगा। हाँ उसके नाम से वैसे तो पता कर रहे हैं ना कि जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट, जो कम है उसको सॉल्यूट। समझ गए? जी। तो एग्जांपल में सब रखना पड़ेगा। रटा नहीं, ये सब एग्जांपल नहीं पूछा जाता है, ये सेम टाइप के थोड़ा, ये सेम केस है सॉलिड सॉलिड, लेकिन एग्जांपल जो दिया है वो बेस्ट है सरफेस केमिस्ट्री में, सेम कंसेप्ट है, तो उसके एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके एग्जांपल नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा ना सोच के दो कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। सर 12th में कौन सा बुक पढ़ाएगी, एबीसी का नहीं? हाँ आप खुद से एबीसी पढ़ सकते हैं। आप कौन पढ़ाइएगा? मैं तो, हम लोग क्या कवर, हम लोग तो एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे ना, एनसीईआरटी कोई बुक कवर कर दे मतलब सब हो गया, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो आप लूसेंट नहीं तो एबीसी खरीद लीजिए। हिंदी मीडियम है तो एबीसी खरीदिए, अगर इंग्लिश मीडियम है अच्छे लेवल तक जाना है तो लूसेंट खरीदिए, अच्छे लेवल। तो अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, ये भी बता देता हूं, जो आपने 9th में भी पढ़ के आए हैं। इसमें एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है, अनसैचुरेटेड का हिंदी है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा टाइप होता है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का हिंदी है संतृप्त विलयन। और तीसरा केस आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसका हिंदी है अति संतृप्त विलयन। थोड़ा थोड़ा पढ़ाए हैं 11th में। हाँ वो सब रिपीट हो रहा है इधर, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट है इस चैप्टर में, तो फर्स्ट पार्ट सब रिपीट हो जाएगा। तो पढ़ाऊं या आगे चलूं? नहीं पढ़ा दीजिए, मतलब पढ़ा दिए हैं। हाँ तो देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल समझिए, फिर से लिखेंगे। मान लीजिए आपको कोई शुगर सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन, और आप थोड़ा और अगर शुगर एक्स्ट्रा डालें, और ये शुगर आके अगर इसके अंदर घुल जा रहा है आसानी से, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन जो आपको दिया गया था वो कैसे था, अनसैचुरेटेड। अब देखिए अगर किसी ने 1 गिलास शुगर सॉल्यूशन दिया आपको, शुगर सॉल्यूशन, और फिर से आप थोड़ा अगर इसमें शुगर डाल रहे हैं,
तो अगर ये शुगर नहीं घुल रहा है, ऐसे के ऐसे ही रह गया, इधर पार्टिकल उसके नहीं घुल रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन दिया है वो कैसा है, सैचुरेटेड है। हाँ, ये सैचुरेट, जब गर्म आएंगे लोग सब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर चलो आपका अगर सैचुरेटेड है, इसको और हीट किया जाएगा, जैसे जलेबी बनाने के लिए वो लोग हीट करते रहता है तो शुगर और डिजल्व हो जाएगा और घुल जाएगा। तो डिजल्व होने के बाद जैसे इसको हीट किया और हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये जो नहीं घुल रहा है हीट करेंगे तो घुल जाएगा। तो घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें शुगर घुल गया है कंप्लीटली, तब क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। हाँ, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अगर हम अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन लिखें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, सच सॉल्यूशन इन विच सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, करेक्ट ना। तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, सच सॉल्यूशन in which some extra amount of solute can be dissolved, यानी ऐसा विलयन जिसमें कुछ एक्स्ट्रा, हिंदी में लिखूं क्या, मीडियम में है तो नहीं लिखेगा। ऐसा विलयन जिसमें, इसको अब याद नहीं करना है। हाँ, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसा ही लिखेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है, तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा हिंदी वाले को, किया जा सकता है। और ऐसे है आपको मतलब आप स्वतंत्र है, लिख सकते हैं। क्लास में भी। हाँ, तो देखिए अभी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सच सॉल्यूशन इन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, करेक्ट। यस सर। सच सॉल्यूशन in which some extra amount of solute cannot be dissolved, तो इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है, सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है, सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सोल्यूट हीट के कारण घुल गया है, करेक्ट। यानी सच सॉल्यूशन इन विच डिजॉल्व amount of solute is more than amount of solute in saturated solution, मतलब हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सोल्यूट घुल गया हो। हाँ, केवल हीट करके ज्यादा घुला सकते हैं लोग, और कोई तरीका तो और क्या करेंगे, हीट करके ही उसको ज्यादा घुलाया जा सकता है, हीट करके आप रोटेट करके जितना ज्यादा घुलाएंगे वो सैचुरेटेड ही कहलाएगा, जब हीट का यूज करेंगे तब जाके वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। नहीं, मैंने और कोई तरीका नहीं है। आप बताइए ना, प्रेशर करके घुला सकते क्या,
नहीं घुला सकते हैं। प्रेशर तो प्रेशर का सोलबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वही तो बता रहा। एक होता है नेचर, तो नेचर को इसमें यूज करना है। आगे हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी, मतलब हमको कैसे पता चलेगा किसमें सोल्यूट ज्यादा घुलेगा। तो उसमें टॉपिक पढ़ना, एक तो नेचर डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर सेम है क्या। तो नेचर भी प्रेशर भी ये सबका यूज है सैचुरेटेड में। जब हीट लेके आएंगे तभी वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहला सकता है। समझे क्या? इसका हिंदी लिखूं कि आप लोग लिख लेंगे? रहने दीजिए। चलिए ये भी नहीं लिखवा दिए, हम बोले इसी तरह लिखने के लिए, लेकिन लिखवा दिए। ऐसा विलयन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सोल्यूट घुला हुआ है, ज्यादा सोल्यूट घुल चुका है। ऐसा विलयन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सोल्यूट घुल चुका है उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अभी देखिए ना, इसके हिंदी नाम बहुत अच्छा है। एक है अनसैचुरेटेड, मतलब इसका हिंदी असंतृप्त, मतलब कोई आदमी खाना खा लिया, उसको कुछ दो चार और लड्डू दीजिए खा लेगा, मतलब बेचारा पहले से सेटिस्फाई नहीं था, असंतृप्त था। अगर किसी ने खाना खा लिया, आपने कुछ दिया, रस मलाई या कोई भी दिया, अगर वो नहीं खा रहा है तो हम बोले अरे वो तो सेटिस्फाई हो गया है। और कोई जरूरत से ज्यादा खा लिया तो ये हो गया अति संतृप्त। करेक्ट ना? एक सॉल्यूशन का एक और क्लासिफिकेशन है जिसका केवल नाम लिख देता हूं, आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो 9th में ही पढ़ के आए थे, ये इसका डिस्कशन मिलेगा आपको सरफेस केमिस्ट्री में, तो यहीं पे थोड़ा डिस्कशन केवल लिख देता हूं। तो ये सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, इसका सेकेंड होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है इसमें सस्पेंशन। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे जाके सरफेस केमिस्ट्री में। तो सॉल्यूशन के 3 कैटेगरी हो गया यहाँ पे, मतलब क्लासिफिकेशन। अब हम दूसरे टर्म के तरफ जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। फिर से मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा और उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे 10 ग्राम शुगर और 20 ग्राम आपका H2O है, तो एक सॉल्यूशन है। अभी मान लीजिए 12 ग्राम शुगर ले लिया और 20 ग्राम H2O ले लिया, तो इसको भी हम सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरा केस मान लीजिए आपका 15 ग्राम शुगर है और 20 ग्राम H2O है, तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए कौन ज्यादा मीठा लगेगा? सुपर सैचुरेटेड 15 ग्राम वाला। सुपर नहीं, आप इसको सुपर सैचुरेटेड मत बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब वो सैचुरेटेड पे पहुंचेगा। आप ये बता सकते कि हाँ इसमें ज्यादा शुगर है, मतलब पहले वाले केस से ज्यादा शुगर है दूसरे वाले, मतलब पहले वाले केस से ज्यादा सोल्यूट है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले से ज्यादा सोल्यूट है तीसरे वाले में। करेक्ट ना? तो अभी सोल्यूट ज्यादा है या कम है, सॉल्वेंट कितना है। अगर एक टर्म इसमें यूज होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जिसका हिंदी है सांद्रता। तो अगर कंसंट्रेशन को सी से डिवाइड करते हैं तो जनरली हम बोलते हैं यार ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या है, उसमें सोल्यूट ज्यादा है। कम कंसंट्रेटेड है मतलब सोल्यूट कम है। तो अगर पहले वाले के कंसंट्रेशन को C1, दूसरे को C2 और तीसरे को C3 बताया जाए तो कौन ज्यादा होगा? C3 ना। C3 इज ग्रेटर देन C2 और C2 इज ग्रेटर देन C1। अब देखिए, कोई बोल रहा है कि देखो पहला सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है दूसरे सॉल्यूशन से, और दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट जो है कम है तीसरे सॉल्यूशन से। इतने बड़े लैंग्वेज को इस नोटेशन से बताया जा सकता है। अगर किसी ने लिखा है C3 इज ग्रेटर देन C2 एंड C2 इज ग्रेटर देन C1, तो हमको समझ जाएगा कि जो थर्ड सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट ज्यादा है सेकेंड से, और सेकेंड वाले में ज्यादा है फर्स्ट वाले से। करेक्ट ना?
तो इतने बड़े लैंग्वेज को शॉर्ट में दिखाने का एक तरीका है कंसंट्रेशन। तो एक कंसंट्रेशन से क्या पता चलता है कि कोई जो सॉल्यूशन दिया है उसमें सोल्यूट ज्यादा है या कम है या कितना है, करेक्ट ना? हाँ, तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं कि कंसंट्रेशन इज द टर्म विच गिव्स नॉलेज अबाउट अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन is the term which gives idea about amount of solute और solvent। ये अबली का मतलब समझते हैं ना, और होता है solute और solvent in a given solution, given solution। यानी सांद्रता से हमें किसी विलयन की सांद्रता से हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता चलता है। यानी सांद्रता से हमें किसी दिए हुए विलयन में विलय या विलायक के मात्रा का पता चलता है। तो अब ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। यानी अगर हम लिखेंगे वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को बताने का तरीका या लिखने का तरीका, सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका। तो जैसे इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं मास फ्रैक्शन, ये सबका जब डिस्कशन चलेगा तो मैं इसका हिंदी लिखते चलूंगा। दूसरा है इसमें मोल फ्रैक्शन। तीसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज। फोर्थ है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे टर्म 11th के फर्स्ट चैप्टर में आता है। बताएं सर। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सिक्स्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरिटी। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलालिटी। तो बताइए आगे क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलिटी। हाँ, उसके आगे फॉर्मलिटी, नहीं फॉर्मलिटी। हाँ, अब पढ़ लेंगे हम लोग पीपीएम और पढ़ेंगे पीपीबी। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये चैप्टर का बेसिस खत्म हो गया। तो हम लोग नए टॉपिक से नए क्लास में चालू करें। तो इतना बेसिस खत्म होता है, मुश्किल से आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो एक क्लास लगेगा या 2 क्लास। फॉर्मेलिटी नहीं पढ़े। हाँ, तो हम लोग क्विकली इसको कवर कर लेंगे, तब हम लोग नए